आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं कक्षा 10वीं गणित विषय और उपविषय त्रिकोणमिति पर। जैसा कि आपको त्रिकोणमिति के नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोण मिति। त्रिकोणमिति तीन कोणों से संबंधित अध्ययन या तीन भुजाओं से संबंधित अध्ययन। तीन कोणों से संबंधित अध्ययन मतलब त्रिभुज से संबंधित अध्ययन, या त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, आप इस बात को समझिए कि कक्षा 10वीं में विशेष रूप से किस त्रिभुज का अध्ययन करना है हमें, उसमें है समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज का अध्ययन करना है? समकोण त्रिभुज का। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या आप चित्र से अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या विशेष होता है? समकोण त्रिभुज एक कोण समकोण। एक कोण कैसा होता है? समकोण मतलब 90 अंश का। तो वो क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज कहलाती है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण। कर्ण या हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। और इसको क्या कहा जाता है? बेस। और ये क्या बोला जाता है? आधार। हिंदी में आधार, बेस को। और इसको क्या बोला जाता है? लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, लंब। अब देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं, कर्ण को, हाइपोटेन्यूस को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं? H से। और बेस, आधार को किससे दर्शाते हैं? B से। तो इस तरह से हमें समकोण त्रिभुज की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, हमने यहाँ लंब लिया है, ये आधार लिया है। अब देखिए, ये दोनों भुजाएं, समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं 90 अंश के कोण पर होती हैं। तो इसी को लंब क्यों लिया, इसको आधार क्यों लिया, इसको आधार क्यों नहीं लिया, इसको लंब क्यों नहीं लिया? तो उसका कारण ध्यान से समझिए। देखिए, हाइपोटेन्यूस कर्ण जो है वो यही रहेगा, लेकिन लंब और आधार बदल जाते हैं। लंब और आधार के बदलने का क्या कारण है? ध्यान से देखिएगा।
जब हम एंगल ये लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये होता है, लंब ये होता है सामने वाली भुजा, और आधार ये होता है। और जब हम कोण जो है ये लेते हैं तो हमारा लंब जो है इस कोण के सामने वाला हो जाता है, और P ये हो जाता है, P परपेंडिकुलर लंब, और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि जब हम एंगल जो है ये ले रहे हैं, कोण ये ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला ही क्या होगा, लंब होगा। तो इस त्रिभुज में हमने ये कोण लिया है, तो इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर लिया है, लंब लिया है। तो इस बात का विशेषकर सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। अब तक हमने चर्चा की त्रिकोणमिति के बारे में और समकोण त्रिभुज के बारे में, और हमने ये इस बिंदु पर भी चर्चा की कि समकोण त्रिभुज में लंब किस भुजा को लिया जाना चाहिए और क्यों लिया जाना चाहिए। अब आइए चर्चा करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात बोले जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोले जाते हैं, अब यह इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। यह समझिए कि इनको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोला जाता है, और आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने उल्लेख किया था। उनकी किताब आर्यभट्टीय में त्रिकोणमितीय अनुपातों का उल्लेख मिलता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि इनको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी भुजा को मैं H से लिख रहा हूँ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। ये कोण ले रहा हूँ मैं, इसको थीटा का नाम दे देते हैं, या आप A बिंदु ले लीजिए, A और B और C बिंदु पर 90 अंश का कोण है। A बिंदु हमने न्यून कोण लिया है, ये न्यून कोण जो है वो A बिंदु पर लिया है, और P ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार, बेस हो जाएगा। आप इसको F से ले लीजिए, क्योंकि इसके साथ ये कंफ्यूज नहीं होगा, और इसको बेस को हम क्या ले लेते हैं, इसको बेस को B ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने लंब को किससे डिनोट कर दिया, P से, और बेस को किससे डिनोट किया, B से, और कर्ण को आधार को B से, और कर्ण को H से। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात ये किस तरह से क्यों कहे जाते हैं। तो साइन ए किस किस का अनुपात होता है। साइन ए ये एंगल है, आप इसको थीटा ना समझकर ए एंगल समझिए। ए एंगल हमने लिया है न्यून कोण, ये साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है P/H लंब बटे कर्ण।
ये साइन ए की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि साइन जो है वो किस किस का अनुपात है, लंब और कर्ण का। तो इसलिए ये सभी इसी तरह से आएंगे और इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसलिए हमने क्या नाम दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब साइन ए किसके बराबर है, P बटे H। इसी तरह से कोस ए B बटे H और टेंजेंट का हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं इनकी, टेंजेंट ए किसके बराबर है, P बटे B। अब टेंजेंट देखिए, टेंजेंट ए क्या आ जाएगा, P बटे B, लंब बटे आधार। तो इस तरह से ये हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कोसिकेंट ए H बटे P मतलब साइन ए का रेसिप्रोकल, H बटे P बटे H। ध्यान से देखिएगा, सीकेंट ए कोस ए का रेसिप्रोकल, H बटे B। इसी तरह से कोट ए जो है वो किसका रेसिप्रोकल आएगा, टेंजेंट ए का। तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, इनको याद रखने में भी आसानी होगी और आप एक सिस्टम भी बना पाएंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखा जाए और कैसे सिस्टम बनाया जाए। अब आइए चर्चा करते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कैसे रखा जाए। तो देखिए, आपको एक वाक्य याद रखना है, मैं उसको लिख रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप ये वाक्य याद रखिए। आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, अगर हमें साइन ए लिखना है, पंडित का P लीजिए और हर का H, P बटे H। आपको कोस ए लिखना है, बद्री का B लीजिए और हर का H, बद्री का B और हर का H। आपको टेंजेंट ए लिखना है, प्रसाद का P और बोले का B। ये देखिए, P बटे H, P बटे H, B बटे H, B बटे H, P बटे B, P बटे B, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण लंब बटे कर्ण। तो इस तरह से आप आसानी से लिख पाएंगे। अब ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने इससे निकाल लिए। दूसरे 3 तो इसके रेसिप्रोकल हैं, इसके उल्टे हैं। तो कोसिकेंट ए जब आप लिखेंगे, कोसिकेंट ए जब लिखेंगे तो इसको पलट दीजिए, H बटे P। इसी तरह से सीकेंट ए जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा H बटे B। और इसी तरह से कोट ए जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, B बटे P। तो इस तरह से हम इस एक वाक्य से या एक सेंटेंस से हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं और अच्छी तरह से हम समझकर उनको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये वाक्य आप याद रखिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको 3 ऊपर लिखने हैं वर्ड और 3 नीचे लिख देने हैं। और पहला जो है वो साइन, दूसरा कोस और तीसरा टेंजेंट के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं
कोण ए के विशिष्ट माप के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में कैसे बदलाव होगा। मतलब जब कोण ए का मान बदलेगा 0 से लेकर और 90 तक बदलेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या क्या बदलाव आएगा और इनका मान क्या क्या होगा। तो देखिए, कोण ए का मान विशिष्ट माप कौन कौन से होंगे कोण ए के, वो होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। तो इन 5 विशिष्ट मापों पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात में जो बदलाव आएगा वो उसका अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और एक टेबल की सहायता से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 0 डिग्री पर मान, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर कैसे शो होगा या कैसे क्या आएगा वो उस पर चर्चा करेंगे। अब आइए थीटा टेबल या एंगल टेबल या कोण की जो सारणी है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं वो कैसे निकालते हैं, कैसे आइए चर्चा करते हैं, सीखते हैं कि ये टेबल कंप्लीट कैसे आसानी से बनाई जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साइन ए के प्रत्येक एंगल पर मान निकालने होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन ए के मान आ जाए हमारे पास, मतलब फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण आपको याद रखना है कैसे कि हम यहाँ पर एक दूधिया का उदाहरण लेते हैं। जिस तरह से दूधिया जो है, दूध वाला जो है वो दूध देने के लिए आता है, तो वो पहले दिन कुछ भी नहीं दे के गया, सिर्फ बात करके गया, कुछ भी नहीं दे के गया, वो शून्य दे के गया पहले दिन। दूसरे दिन वो 1/4 भाग दे करके गया दूध। तीसरे दिन वो आधा लीटर दूध दे करके गया और फिर इसी तरह से उसने बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर क्या दे करके गया, 3/4 लीटर दूध दे करके गया। और फिर लास्ट दिन जो 5वें दिन है उसने 1 लीटर दूध दिया। अब ध्यान से यहाँ ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, छोटी सी बात है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको कि पहले दिन वो कोई बिल्कुल बात में सिर्फ बात करके गया, वो दूध नहीं दे के गया। फिर उसने पाव दूध दिया, 1/4 दिया लीटर और फिर 1/2 लीटर दिया, फिर इसी तरह से 3/4 लीटर दिया और 1 लीटर पूरा दिया उसने। अब आपको साइन ए के मान निकालने के लिए आपके पास ये आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट कर देना है। इस तरह से जो भी नंबर है आपके पास उसका स्क्वायर रूट कर देना है इस तरह से। अब देखिए साइन ए की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 0। यहाँ से 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह से 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा √3/2 क्योंकि 4 का तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 3 का एज इट इज स्क्वायर रूट रहेगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हमने साइन ए की वैल्यूज निकालनी सीख ली। फिर मैं आपको वही उदाहरण याद दिला रहा हूँ कि जिस तरह से हम याद रख सकते हैं आसानी से, जो व्यवहार में हमारे काम आता है, हम उस तरह का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको याद दिलाया था कि एक दूधिया आया, पहले दिन वो कुछ नहीं दे करके गया, फिर 1/4 लीटर दे करके गया, फिर 1/2 लीटर दे करके गया, फिर 3/4 लीटर और फिर लास्ट वाले दिन वो कितना दे करके गया, 1 लीटर दे करके। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा
और ये याद रखना पड़ेगा। फिर इसको क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है, और जो वैल्यूज आएंगी वो किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास साइन ए की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको कोस ए की वैल्यूज कैसे निकालनी है, मैं ये टेबल कंप्लीट करना सिखा रहा हूँ आपको, ताकि जब आपको इसकी इन वैल्यूज की, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की जरूरत पड़े तो आप आसानी से टेबल बना सकें और इसमें से निकाल सकें। तो देखिए, कोस ए के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से लिखना शुरू कर देना है इस तरह से 1, फिर ये लिखना शुरू कर देना है √3/2, फिर वापस वही 1/√2, फिर ये 1/2 और फिर 0। तो इस तरह से हमने कोस ए की वैल्यूज निकाल ली। देखिए कितना आसान है। आपने पहले साइन ए की वैल्यू निकाली, फिर इसको उल्टा रखना शुरू किया। अब आप टेंजेंट ए की वैल्यूज निकालिए। टेंजेंट ए जो है वो साइन और कोस का रेशियो होता है, और साइन और कोस का रेशियो देखिए 0/1। टेंजेंट ए किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन और कोस के। तो साइन बटे कोस, तो 0 और 1, 0/1 मीन्स 0। इसी तरह से इन दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे या इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा √3। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचिए कि 1/0 को हम किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, कि इसको हम परिभाषा में नहीं बांध सकते, या इसको इन्फिनिटी भी बोल दिया जाता है, अपरिभाषित, कि इसको हम निकाल नहीं सकते कि 1/0 क्या होगा। अब आपको कोशिकेंट देखिए, ये तीनों बिल्कुल आसान हैं निकालने, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा आपको समय लग सकता है कि साइन बटे कोस आपको करना पड़ेगा। कोशिकेंट इनको पलटते जाइए, साइन वाले, साइन की जो लाइन है उसको पलट दीजिए, मतलब उसको है यहाँ, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 1/0 होते हैं। अब यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये 2। देखिए कोशिकेंट जो है वो साइन का उल्टा होता है, कोशिकेंट, इसका उल्टा √2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/√3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज इट इज 1/1। अब सीकेंट देखिए, यहाँ पर साइन किसका उल्टा है, साइन का और किसका संबंध है, कोशिकेंट का। इसी तरह से कोस का और किसका संबंध है, सीकेंट का। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1। इसको उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2/√3, और ये क्या आएगा, √2, और यहाँ पर क्या आएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, 1/0 फिर हो जाएगा। ये इसको पलटेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये फिर अपरिभाषित आ जाएगा। ये फिर से क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। अब कोट किसका उल्टा होगा, टेंजेंट का। कोट किसका उल्टा होगा, टेंजेंट का। तो देखिए 1/0,
इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर से ये अपरिभाषित हो जाएगा। जहाँ पर भी 1/0 या 2/0 या 3/0 मीन्स नीचे जब 0 आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, कि उसको हम नहीं जानते कि वो क्या है। अब उसके बाद क्या है, टेंजेंट 1/√3 है तो क्या आ जाएगा, √3 पलट जाएगा। और 1/√1 है तो क्या आ जाएगा, एज इट इज 1 आएगा। और √3 है तो क्या आ जाएगा, 1/√3। अब अपरिभाषित का उल्टा, मतलब देखिए अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से। 1/0 जहाँ भी आएगा वो क्या होगा, अपरिभाषित, वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस अपरिभाषित को यहाँ ले आते हैं तो 0 उधर चला जाएगा और 1/अपरिभाषित क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो इसलिए कोट में जो 90 डिग्री कोट है, कोट 90 डिग्री है, वो क्या हो जाएगा, 0। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको देखना कैसे, कि इस टेबल को हम देखेंगे कैसे। आपसे कोई पूछता है कि सीकेंट 45, सीकेंट 45 की वैल्यू निकालिए, तो आपको देखेंगे सीकेंट कहाँ है, ये रहा, सीकेंट 45 क्या है, √2। सीकेंट 90 वाला खाना कौन सा है, ये रहा, सीकेंट 90 अपरिभाषित। अगर कोई आपसे पूछे कि cos 60 1/2, तो इस तरह से आप इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों को अलग अलग विशिष्ट माप के कोणों पर हमने निकाला और एक सारणीबद्ध तरीके से हमने उसको लिखना भी सीखा और हम उनके मान जो है वो आगे क्वेश्चंस में प्रयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से ये सारणी तैयार कर सकते हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमने एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिया है कि cos 45 डिग्री cos 45 बटे सीकेंट 30 जमा कोसिकेंट 30 का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको cos 45 की वैल्यू टेबल में देखनी है, सीकेंट 30 की वैल्यू भी टेबल में देखनी है और कोसिकेंट 30 की भी टेबल में देखनी है। तो सबसे पहले देखिए cos 45 की वैल्यू टेबल में। cos 45 की वैल्यू टेबल में क्या है, देखिए ये 45 है और ये cos A। तो cos 45 की वैल्यू A की जगह हम क्या लेंगे, 45 लेंगे, तो 1/√2। तो देखिए 1/√2। अब सीकेंट 30 की वैल्यू देखिए टेबल में, सीकेंट 30 ये 2/√3। ए की जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो सीकेंट 30 2/√3 2/√3 प्लस, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोसिकेंट 30 डिग्री की। तो टेबल में देखिए कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2। तो अब उसमें रखिए, यहाँ पर हमने कोसिकेंट 30 की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, मीन्स 2/1। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। अब ये नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, तो ये ऊपर 1/√2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √3
और 2 + 2√3 आ जाएगा। और अब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा √3 बाय, ये नीचे गुणा हो जाएगा √2 इंटू 2 + 2√3 और ये आएगा √3 बाय 2√2 + 2√6। और अब आप इसको अगर आगे निकालना चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये कब ट्रू होगा, कब सत्य होगा, ये आपको बताना है कि ये सत्य कब होगा। और उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री, बी ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री, सी ऑप्शन दिया गया है 45 डिग्री और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, sin 2a और 2 sin a कब इक्वल हो सकते हैं। तो आपको इसका उत्तर जानने के लिए कि ये सत्य है या असत्य है, आपको एक बार टेबल पर चलना पड़ेगा, टेबल में देखना पड़ेगा। तो sin 2a और sin a इंटू 2 ये कब इक्वल होंगे, ध्यान से देखिए, जब 0 डिग्री हो जाए। एंगल क्या हो जाए, जब 0 डिग्री हो जाए तो उसका मान भी 0 होता है और एंगल भी 0 डिग्री होता है। तो ये तब ही पॉसिबल हो पाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या आंसर आया, देखिए कैसे, आप इस चीज़ को समझिए कि ये 0 डिग्री होगा, a की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरह से यहाँ पर a की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 0, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सत्य कब होगा, जब a का मान जो है वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री। किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के मान बराबर होगा, तो ही ये पॉसिबल है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन किए, और आप इस टेबल की सहायता से एक्सरसाइज 8.2 इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।